तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के पर्टिकुलर सेशन की। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी के इस पार्ट में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये पूरी कोशिश की है कि जो डिफरेंट सोर्सेस हैं, उससे जो रिलेवेंट पर्टिकुलरिटीज हैं, उससे जो जो पॉइंट्स आपको यहाँ चाहिए मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। तो उन सारे लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम इश्यूज, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ इस हफ्ते भर की परेशानी है। इसके बाद से जैसे ये फेस्टिव का वीक खत्म हो जाएगा, मैं इसके बाद आपके साथ कंटिन्यू रहूंगा, ठीक है। लेकिन आपको इस बीच में जो सबसे क्रिटिकल टॉपिक पॉलिटी में मानी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चंस उठते हैं और वहां से लोग फंसते भी हैं, क्योंकि इतने उसमें इतने क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स को वहां डिलीवर किया गया है जो समझने में काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप चीजों को वहां जाके समझिए, आगे बढ़िए। इस पॉलिटी की सीरीज में जैसा कि हम लोगों ने अब तक 2 टॉपिक खत्म कर दिया है, अभी मैं तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की कुछ विशेष विशेषताएं, और वैसे विशेषताएं जहां से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपकी ये जिम्मेवारी रहेगी कि आप इस वीडियो को भी लगातार फॉलो कीजिए। कुछ कुछ पॉइंट जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ आप उसको भी नोट कीजिए। साथ में जो जो चीजें मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा एडिशनली, ये तो लिखा ही हुआ है बोर्ड पे, लेकिन साथ साथ में जो चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा वो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो के साथ साथ लिखता तो उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता और चीजों को समझने में भी शायद आपको परेशानी हो सकती थी। तो मैं अपने एंड से ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहले ही चीजों को अपने बोर्ड पे लिख लूँ और साथ ही साथ आपको समझाते जाऊं, और कुछ एडिशनल पॉइंट वहां पे आपको लिखूं और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं मार्क करूं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 42वें संविधान संशोधन की। भारत का 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ठीक है। और भारत का उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये कितनी बार पूछा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल रहा। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी की गई थी जिसको कहीं ना कहीं फिर बदला गया था आगे जाके 44वां संविधान संशोधन में। तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करूंगा तब मैं आपको वहां पे चीजें और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको इन सब चीजों को एक साथ समझना है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आगे की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, साल आपको याद रखना है कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसे क्या बोलते हैं? भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक अमेंडमेंट नहीं, अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बात करूं, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि इंडिया, अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं तो स्टेट लिस्ट में जो पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स थे जिस पे स्टेट का पावर था, उसे 66 से कितना कर दिया गया था? 61। क्या? 61, ठीक है ना। तो ये जो 5 पॉइंट्स की कमी आई थी, कितनी? 5 पॉइंट की कमी आई थी। ये जो 5 सब्जेक्ट को हटा दिया गया, कितना? 5 सब्जेक्ट को जो हटा दिया गया, तो इनको उठा के किस में रख दिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट में। किस में? कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि इसका मैं एग्जांपल अगर लूं तो शिक्षा की बात करूं मैं, एजुकेशन, ठीक है, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ठीक है, माप तौल हो गया, मेजरमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको, अगर आप इस वन्य जीव वाले पॉइंट को देखिएगा तो बिहार एसआई 2213 के पेपर में, ठीक है ना, बिहार एसआई 2213 के पेपर में जो दिसंबर लास्ट मंथ में हुआ था 2021 में, उसमें इससे बेस एक स्टेटमेंट पूछा गया था कि इनमें से किस सब्जेक्ट या फिर किस विषय को संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची या फिर कंकरेंट लिस्ट में नहीं रखा गया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हर चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़े ध्यान से सुनिए चीजों को, ठीक है। साथ साथ में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपको सुनते जाना है, ठीक है। कितने पहले विषय थे राज्य सूची में? 66 या फिर 66। कितने हो गए? 61। कौन से संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन से। और जो कुछ मेन पॉइंट क्या है? शिक्षा हो गया, वन्य हो गया, वन्य जीव हो गया, मापतौल हो गया, यानी कि मेजरमेंट हो गया, ठीक है। वेइंग करने की बात की जा रही है। अब मैं बढ़ता हूँ वन ऑफ द फेमस केसेस, जिसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती। कौन सा? केशवानंद भारती केस। एक्चुअली में केस क्या था? केशवानंद भारती वर्सेस केरला। वर्सेस क्या था? केरला, ठीक है ना, केरला स्टेट। और ये हुआ कब था? कब हुआ था? 1973 में। ये केस भी अपने आप में काफी प्रोमिनेंट है। इससे पीछे भी काफी सारे केसेस हुए, जैसे गोलकनाथ
1960 वाला केस हो गया, ठीक है, उसको लेके इसको बेस बना के काफी सारी बातें की गई। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं उसी पॉइंट पर भी आपसे बात करूं जो इस पर्टिकुलर बोर्ड पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ। तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि एससी ने ये चीज बोला, क्या बोला, एससी ने ये चीज बोला कि अगर पार्लियामेंट का कोई भी रूल क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को, इसके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर डिफाई करता है, क्या करता है, डिफाई करता है, ठीक है ना, तो वो जो पार्लियामेंट का जो रूल है, क्या जो सेट ऑफ रूल है, वो अलाउ नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसका पार्लियामेंट सॉरी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरह की कोई बदलाव की जाती है, किसके, अगर पार्लियामेंट के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई बदलाव किया जाता है, किसके थ्रू, देखिए तो जरा, पार्लियामेंट के थ्रू, किसके, पार्लियामेंट के किसी रूल के थ्रू, तो वो एससी अलाउ नहीं होने देगी। ये किस केस में ये बात बोला गया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, ठीक है। तो ये केस का इंपॉर्टेंस इसलिए भी रहा, आगे भी मैं आपको बताऊंगा इस केस, ये केस बार बार पर्टिकुलर एग्जाम से पूछा जाता है, साल पूछ लिया जाता है, या फिर इसका मेन कोर था ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ मिनर्वा वर्सन मिनर्वा, इसको एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं मिनर्वा मिल्स केस, क्या बोलते हैं, मिनर्वा मिल्स केस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको समझदारी और बढ़ जाए, मिनर्वा, ठीक है, मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है ना। ये कब हुआ था, 1980 में। साल भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आप ध्यान से देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है रूल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी के ऑर्डर्स को उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो मानते हैं, ठीक है ना, उसके एक रूल बुक की तरह रखते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में डिफिनेशन किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 129, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय, क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने ये बात बोला था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, उन दोनों को इक्वल पोजीशन पे लेके खड़ा किया था, किस पे, इक्वल पोजीशन पे। आप ध्यान सकते हैं, देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि एससी हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बात बोला था कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, दोनों का प्रोमिनेंस इक्वल है, ना कोई किसी से ऊपर है ना कोई किसी से नीचे है। तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन लेके आया था। इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, चीजें बैलेंस होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल राइट को हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, या फिर डीपीएसपी, जिसको हम लोग फुल शॉर्ट टर्म में डीपीएसपी यूज करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और हिंदी में इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या किया गया, बैलेंस किया गया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझदारी बनेगी कि क्यों इन दोनों के बीच में हमेशा कंफ्लिक्शन रहा, आखिर क्या ऐसा रीजन पड़ गया, क्या ऐसी रीजन आई हमारे गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसे एक केस में बताना पड़ा कि दोनों का अपना अपना प्रोमिनेंस है। अगर आप पढ़िएगा आगे जाके तो आपको ये भी पता चलेगा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के क्या है, पूरक है, यानी कि इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर बोला जाता है, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या पर्टिकुलरिटीज है, कि किसका कहाँ इंपॉर्टेंस है, वो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्यों, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे भारत के संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके बारे में जानना हमें काफी आवश्यक है, और उससे क्वेश्चंस आते भी हैं। क्योंकि एक लाइन में लिख दिया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं अपने वीडियो में साथ साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि किस किस एग्जाम में ये पर्टिकुलर पॉइंट पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको इसकी भी समझदारी रखनी है। तो बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि लैंग्वेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। इस बात को याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस लेके आया। कौन लेके आया, फ्रांस लेके आया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा भारत है, लेकिन जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके कौन आया था, वो फ्रांस लेके आया था।
और भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन के पास अपना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस कहाँ से स्टार्ट किया गया था, किस देश से? फ्रांस से। ठीक है, ये पॉइंट रहा। इसमें ये चीज लिखा हुआ है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोथ स्टेट एंड सेंटर एंड डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत के लिए और भारत के राज्यों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है एक कॉमन वे में, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है ना कि बिहार राज्य के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग लिखा गया है, कर्नाटका के लिए अलग लिखा गया है। स्टेट वाइज बेसिक फंक्शन हो सकता है कि अलग हो, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या रखा गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे भारत का। ठीक है ना? और दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दो चीज आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद वाला जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उससे मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को किस देश से लिया गया है। ठीक है, इस चीज को किस देश से लिया गया है। अगर आप देखिएगा तो हमारे देश का जो संविधान है इसमें तकरीबन तकरीबन 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था। कितने? 60 कंट्रीज को। ठीक है, और 60 कंट्रीज को पढ़ने के बाद और उस पर 64 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और उसमें भी स्पेशली जब मैंने आपको ये बात पढ़ाया था, कौन सा, जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको उसमें भी ये बात डिक्लेयर किया था कि हमारे संविधान में 250 आर्टिकल्स को, अकेले 250 आर्टिकल्स को कहाँ से लिया गया है? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि भारत का जो मैक्सिमम पोर्शन है भारतीय संविधान का वो कहाँ से लिया गया है? अदर देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर किसी ने अपने किसी काम को रिसर्च करके पहले से स्टैब्लिश किया हुआ है और उस काम को देख के हम सीख रहे हैं तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। इससे दो चीजों की बचत हुई, समय और पैसा। क्योंकि हमारा देश उस समय फाइनेंशियल हैवॉक से लड़ रहा था, साथ ही साथ देश इनिशियली स्टैब्लिश हुआ था, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपर्स थे उस समय के, उनके पास समय कम था। ठीक है ना? देश में अलगाव की भी स्थिति थी, राइट्स चल रहे थे, तो उसको उसके हिसाब से अगर चीजों को दूसरे देश से बोरो करके हमारे यहाँ स्टैब्लिश किया गया तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। फेडरल सिस्टम कहने का मतलब ये है कि एक सेंटर होगा हमारा, ठीक है ना, जो कि, और सेंटर के क्या होंगे, सारे के सारे छोटे छोटे सब ऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि जो उसके नीचे क्या करेंगे, काम करेंगे। सबको अपना पावर दिया गया है। ठीक है ना? फेडरल ने सबको अपना पावर दिया है कि चलो भाई आप अपने हिसाब से काम करो, अपने हिसाब से काम करो, लेकिन आपने मनमानी मत करो। ठीक है ना? उसके उसके लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। इसीलिए आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि फेडरल सिस्टम मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन साथ में क्या लिखा गया, यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का मतलब ये है कि सबका सबका बागडोर किसके हाथ में रहेगा? सेंटर के हाथ में रहेगा। आपको लिबर्टी दिया गया है, लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप लिबर्टी में आपकी मोनोपोली हो जाए, ऐसे नहीं होगी। ठीक है ना? समय समय पे सेंटर ये बताएगा कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब यही है कि फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बायस। आप एक इसमें वर्ड देख रहे हैं, बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म कहने का मतलब ये ये जो फेडरल वर्ड है उसी से ये बाई कैमरलिज्म हो गया। बाई कैमरलिज्म कहने का मतलब है कि द्विसदनीय विधायिका। ठीक है ना? सेंटर में अलग और स्टेट में अलग, यानी कि तोड़ा गया है पावर्स को क्या किया गया है? तोड़ा गया। ठीक है, और लिखा गया है कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो यूनिटरी बायस है उसी के बेस पे इसको क्या बनाया गया है? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है वो सर्वोच्च है, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी अगर की जाएगी तो इट इज इनटॉलरेबल। ठीक है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो सबसे प्रायोरिटी में हमारी क्या है? संविधान है, और उसी संविधान के बेसिस पे हमारा सेंटर बना, हमारे स्टेट बने, विधानसभा बने, लोकसभा बना, राज्यसभा बना, राज्य परिषद बना। तो ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फेडरल के टर्म में, लेकिन सबका नेचर यूनाइटरी भी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम का। अब यहाँ पे आता है कि रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही पूरी तरह से रिजिड है, ना ही फ्लेक्सिबल है। और इसका एसेंस आप इससे जो प्रीवियस पॉइंट मैंने आपको समझाया फेडरल और यूनिटरी के बेसिस में, ठीक है ना, अगर मैं रिजिडिटी की बात करूं
तो यूनिटरी बेसिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजिडिटी। और फ्लेक्सिबल की बात करूं तो फेडरल वाला पार्ट है वो दिखा रहा है। सेंट्रल ने सबको क्या किया? सबको अपनी अपनी पोजीशन दी। सेंट्रल से अच्छा मैं ये वर्ड यूज करूं, संविधान। ठीक है, संविधान ने सबको अपना अपना पावर दिया, अपने अपने स्टेट के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई किया, पर्सनलाइज किया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रही है। और रिजिडिटी की बात तब आएगी जब कोई भी स्टेट या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रोविंस अपना मनमानी दिखाना चाहेगा, तब उस समय स्टेट इवॉल्व होके आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर हमें दे रखा है और क्यों हम सेंटर है। ठीक है, और सेंटर की बात मैं सीधी सीधी किसकी कर रहा हूँ? लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, किससे? लोकसभा और राज्यसभा से। इसी के लिए तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद को स्टैब्लिश किया जाता है हर स्टेट में। वो पूरे सेंटर को देखेगा और विधानसभा विधान परिषद किसको देखेगा? स्टेट वाइज देखेगा। सीट्स वेरी कर सकते हैं विधानसभा विधान परिषद के, नेचर भी वेरी कर सकता है, लैंग्वेज भी वेरी कर सकता है। क्योंकि जो अगर मैं पूरे इंडिया को कंसिडर करूं तो इंडिया इज द लैंड ऑफ वेरिएशन, डाइवर्सिटी। चाहे लैंग्वेज का डाइवर्सिटी हो, खाने पीने का डाइवर्सिटी हो, कपड़ा पहनने का डाइवर्सिटी हो, लैंग्वेज की या फिर ज्योग्राफी की डाइवर्सिटी है, वो है। लेकिन उन सब उन सब में एक चीज कॉमन है, सबका एक धागा है, एक तार है, जो एक ही चीज से जुड़ता है, भारत का संविधान। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि आप इसमें ऐसे समझिए कि भारत के लिए, भारत को चलाने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है लोकसभा और राज्यसभा की। इसकी लोकसभा और राज्यसभा के सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे किसकी की गई है? विधानसभा विधान परिषद की। तो ये जो हाउसेस हैं जिनको स्टैब्लिश किया गया है और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और इसी पार्लियामेंट के बेसिस पे हमारे देश के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को वर्क दिया जाता है। और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या है, इस चीज को मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शनैलिटी है, किसके बेसिस पे चलता है? हमारे हाउसेस पे चलते हैं। और हाउसेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल लेवल पे मैंने आपको तुरंत बताया, स्टेट लेवल पे भी तुरंत बताया। और इसी फंक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें जो कुछ है आपको याद रखनी है कि भारत में किस तरह का गवर्नमेंट होता है। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है, यूनिटरी बायस क्या है, रिजिडिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। अगर मैं रिजिडिटी की बात करूं तो कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो काफी रिजिड है। ठीक है ना, जैसे मैं किसकी बात करूं? मैं यूएसए के। ठीक है ना, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडिया कितना डाइवर्स नहीं है, लेकिन वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी इंडिया कितना नहीं है। ठीक है ना, जितने फ्रीली हम चीजों को कर पाते हैं बाय द मीन ऑफ फंडामेंटल राइट, वहां पे इतनी इंडिपेंडेंसी लोगों के पास नहीं है। लेकिन इंडिया से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल कंट्री कौन हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। कौन सा? ब्रिटेन। और इंडिया क्या है? इन दोनों का ब्लेंड है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला पॉइंट ये है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे बेहतरीन पार्ट है। हमारा जो जुडिशियरी उसे बहुत पावरफुल बनाया गया है। क्या किया गया है? बहुत ही पावरफुल बनाया गया है। और मैंने आपको ये बताया था कि 1935 के भारत भारत शासन अधिनियम या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसे आज हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो जुडिशियरी सिस्टम है हमारे 3 लेयर में डिवाइड है। कितने लेयर में? 3 लेयर में। कौन सा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, स्टेट्स के हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हमारे जो हमारी जुडिशियरी है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है। कितने लेयर में? 3 लेयर्स में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसका वर्ड क्या किया गया? इंटीग्रेटेड। क्योंकि अब मैंने आपको कुछ देर पहले ही ये वर्ड समझाया था कि जो हमारा सबसे हायर कोर्ट, सबसे हायर जो हमारे जुडिशरी में आती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को एज ए लॉ लिया जाता है लोअर कोर्ट्स के थ्रू। और आर्टिकल 129 मैंने आपको बताया था कि इसे क्या बोला जाता है? अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। उसी तरीके से ये जो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 लेयर में डिवाइडेड है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कौन फॉलो करेगा? ये नीचे वाले दो। ठीक है, एज ए लॉ। उसी तरीके से अगर मैं हाई कोर्ट के आर्टिकल की बात करूं, किसमें अभिलेख न्यायालय की बात की गई है? किसमें? तो आर्टिकल 219 में। किसमें? आर्टिकल 219 में। ठीक है,
आपको इस बात की समझदारी रखनी है। अब आप बोलोगे कि अब थर्ड लेयर में, तो थर्ड लेयर के नीचे कोई कोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, इसीलिए इन दोनों से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय है, तो उसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 129। हाई कोर्ट जो स्टेट्स के होते हैं वो भी अभिलेख न्यायालय है, किससे? आर्टिकल 219 से। इस चीज की मैं एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहा हूँ कि आपको इस चीज की समझदारी हो रही होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। और इस फंडामेंटल राइट को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के संविधान से। और भारत के संविधान में तीसरे भाग में आपको ये देखने को मिलेगा, आप कोना में एक चीज देख सकते हैं कि पार्ट 3 मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, पार्ट 3 यानी कि तीसरे भाग में मिलेगा। और इसके लिए जो आर्टिकल आते हैं भारत के संविधान में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज का आपको समझदारी रखना है कि पहले किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से। किस पार्ट में है? पार्ट 3 में। ठीक है, आर्टिकल इसका कौन सा? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। उसके बाद हम बात करते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी मैंने आपको बताया था ना कि इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और ये कौन से पार्ट में है? ये जस्ट फंडामेंटल राइट के बाद आता है, यानी कि पार्ट 4 में। कौन सा? पार्ट 4। अच्छा, और इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है? जैसा कि फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक है, डीपीएसपी हमारा कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है ना, ये एक आइडियोलॉजी है। जो डीपीएसपी क्या है? एक आइडियोलॉजी है। ये कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है जिसको मैंडेटरी किया गया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो मैंडेटरी है, भारत के नागरिकों के लिए ये चीज होना चाहिए। लेकिन ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है डीपीएसपी, ये किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जैसा कि आप नाम से इसे देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डायरेक्ट करने का प्रिंसिपल किसको? स्टेट की पॉलिसीज को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये समझाया गया है कि अगर आपके यहाँ कोई, आपके जो स्टेट में कोई लोग जो, या फिर भारत के नागरिक जो रह रहे हैं, तो उनके जीवन के कल्याण के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए एज ए स्टेट। इसीलिए बोला जाता है कि इसमें एक मैंने यहाँ पॉइंट मेंशन किया है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। किसमें? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। साथ ही साथ इसमें लोक कल्याण की भी बात की गई है। किसकी बात की गई है? लोक कल्याण। अब रिसेंट में जो बिहार मद्य निषेध का पेपर हुआ था, उसमें इससे क्वेश्चन आया था कि लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में भारत के किस भाग में बताया गया है, फिर वर्णन किया गया है। तो उसका आंसर क्या होगा? डीपीएसपी। कैसे हम लोगों को वेलफेयर करें, कैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए एज ए स्टेट। ठीक है ना, आपको ऐसा करना चाहिए ताकि ऐसा हो सकता है, आपको यही करना पड़ेगा, ये डीपीएसपी में नहीं बोला गया है। आपको बताया गया है, आपको समझाया गया कि हाँ अगर आप ये कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना, अब ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, तो डीपीएसपी के लिए आप आप भारत के जुडिशरी के पास नहीं पहुंच सकते कि हाँ हमारे राज्य में ये चीज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपको इस चीज को समझ लेना है कि इसे कल्याणकारी राज्य के लिए भी कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य के बारे में भी इससे बात की गई है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 38। ठीक है, अच्छा, अब अगला मैं आपको बात बोलूं, इसमें एफडी जो मैंने लिखा है, एफडी लिखने का मतलब ये है, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। आपने अभी तक फंडामेंटल राइट पढ़ा। फंडामेंटल राइट का बेसिक मैंने समझाया कि मौलिक अधिकार दिया गया भारत के नागरिकों को। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैंने डीपीएससी बताया कि राज्य को भी समझाया गया कि भाई आपको क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों की जिंदगी सही हो सके। और इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। अब भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी भारत में कुछ क्या बोला गया? कर्तव्य समझाया गया कि अगर आप भारत में, इस देश में रह रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि भारत को उससे फायदा मिले। क्योंकि चीजें एक ओर से नहीं होती है। गवर्नमेंट अगर आपको हर चीज देने को तैयार है तो गवर्नमेंट के लिए भी आपको कहीं ना कहीं एज ए सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप गवर्नमेंट के लिए कुछ कीजिए। तो गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन दिया। क्या दिया? गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन दिया विद द मीन ऑफ द आर्टिकल 51A। कौन सा? आर्टिकल 51A। अब इससे भी क्वेश्चन ये पूछा गया बिहार एसआई प्री में। ठीक है ना, बिहार एसआई प्री 2213 दरोगा प्री के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था
कि स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन सी? स्वर्ण सिंह कमेटी किस भाग से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी, अलग अलग कमेटीज आएंगी, आपको उनके बारे में जानना होगा, अलग अलग कमेटीज है। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है हमारा, ये किससे जुड़ा हुआ है? मौलिक कर्तव्य से। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने का काम किस आर्टिकल से किया? 42वां संविधान संशोधन। आप यहाँ देख पा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह समिति किस साल आई थी, किस साल आई थी? तो इसका आंसर आप क्या मारिएगा? 1976। ठीक है। और स्वर्ण सिंह समिति जुड़ी किससे है बताइए? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अभी जो हमारे भारत में जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कितनी है? 11। कितनी? 11। लेकिन ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था, जो 42वां संविधान संशोधन के थ्रू आया था, इसमें टोटल कितने थे? 10। कितने थे? 10। कितने थे? 10। तो मैंने आपको अभी आपको कुछ देर पहले बोला थे कितने टोटल? 11। लेकिन 1976 में कितने आए थे? 10। तो 11वां आया। कौन सा? 11वां आया, 11th। और 11th जो हमारा बना, 11th जो हमारा आया वो कौन से आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। ठीक है ना? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 से आपको कौन सा आया? 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया 10 के साथ। और 10 इससे पहले किसमें आए थे? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। और इसे कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, आपको इतनी जानकारी अभी के लिए काफी है, लेकिन जब मैं आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज और इन सब सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा तो वहां पर कुछ चीजों को और अच्छे से इलाबोरेट करूंगा, है ना? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक वर्ड वहां पे 42वें संविधान संशोधन में एक वर्ड यूज किया गया था, सेक्युलर स्टेट, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। कैसे? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब ये है कि भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करेगा। सीधे सीधे तौर पे यही वर्ड यूज किया गया था, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो सिर्फ यहाँ पे कपड़ा, पहनावा और खाना का ही डाइवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे लोगों का कास्ट का भी डाइवर्सिटी है, धर्म की भी डाइवर्सिटी है। ठीक है ना? इसके लिए मैं आपको जब सेंसस पढ़ाऊंगा तो वहां पर चीजों को आपको डिक्लेयर करूंगा, कितने कितने परसेंट लोग इंडिया में कहाँ 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 अबोर्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी बस आपको यही जानना है कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इसके बारे में आपको जिक्र मैं कहाँ भी करूंगा, यहाँ पे इसके बारे में जिक्र मैं आपको प्रेमबल में भी करूंगा। ठीक है, अच्छा, वापस से देखिए कौन सा संविधान संशोधन आया? 42वां संविधान संशोधन। इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूँ कि 42वां संविधान संशोधन को क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अभी काफी सारी चीजें जो आपको देखने को मिलेगा कि भाई 42वां संविधान संशोधन के थ्रू हुआ। ठीक है, जैसे कि भारत के संविधान में आपको आर्टिकल 43A, 39A, 48A, इन सबको ऐड किसमें किया गया था? सारे का सारे का एडिशन हुआ था 42वां संविधान संशोधन पे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 42वां संविधान संशोधन से 3 वर्ड के बारे में जिक्र किया गया है, सोशलिज्म। चाहे मैं इसको आगे ही आपको समझा दूंगा, अभी रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है और टाइम भी मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा एक ही टारगेट शुरू से रहा है कि मैं अपने वीडियोस को छोटा छोटा रखूं, क्योंकि आज का जो सैलिएंट फीचर्स मैं आपको डील कर रहा हूँ तो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, तो इसके लिए आज के वीडियो में आपको पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कहने का मतलब ये है कि जी ये जो वोट देने, आज जो हम वोट दे रहे हैं भारत में, क्या दे रहे हैं? वोट 18 साल की उम्र पे। ठीक है ना? 18 साल की उम्र पे हम वोट दे रहे हैं, तो अगर हम बायोलॉजिकली जाए तो 18 साल का मेल या फीमेल क्या कहलाता है? एडल्ट कहलाता है। और जो आज के डेट में वोटिंग सिस्टम हमारे यहाँ होती है 18 साल के बेसिस पे होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो वोटिंग का जो एज था वो कितना किया गया था? 21 साल था। कितना था? 21 साल। ठीक है, और 21 साल से इसको क्या कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 21 साल से 18 साल कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 से। कितना? 61वां संविधान संशोधन 1988 से। और इसे अलाउ कब किया गया भारत में? भारत में कब से इंप्लीमेंट कर दिया गया? 1989 से। कौन सा? 1989। 1989 से ये अलाउ हुआ और ये अमेंडमेंट आया कब था? 1988। संशोधन का मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं बता दूं, कोई भी ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो पहले बना दिया गया
और बाद में बनाने वालों को ये लगा कि इसमें अभी और कहीं ना कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जिससे कि चीजों में एक पॉजिटिव बदलाव आ सके। तो उसके लिए हमारे संविधान में किस चीज की व्यवस्था की गई है? संशोधन की। किसकी? संशोधन की। और संशोधन जो वर्ड है, कौन सा? संशोधन या फिर अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, ये आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। कौन सा आर्टिकल? 368 में। ठीक है, आर्टिकल 368। आप मुझे कमेंट में बताइएगा किस पार्ट के तहत इसको मेंशन किया गया है, किस भाग में लिखा गया है, मतलब भाग में लिखा गया है। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइएगा किस देश के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, चीजों को आप भी थोड़ा पढ़िएगा अपने एंड से, तो आपको पता लगेगा, क्योंकि अगर मैं हर चीज यहीं पे मेंशन करूंगा तो आप अपने एंड से आप कब मेहनत कीजिएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ डिलीवर नहीं करूंगा, बस एक ही वर्ड में आप समझिए कि सिंगल सिटीजन कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कर्नाटक में रहना है तो वहां के लिए आपको सिटीजनशिप अलग चाहिए, अगर आपको बिहार में रहना है तो उसके लिए सिटीजनशिप अलग चाहिए, बंगाल में रहना है तो अलग चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था भारत में नहीं की गई है। पूरे भारतवासियों के लिए एक ही बात की गई है, सिंगल सिटीजनशिप, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहिए। और अगर मैं ड्यूअल सिटीजनशिप की बात करूं तो वो किस देश की स्पेशलिटी है? वो है अमेरिका के। किसके? अमेरिका के। इस चीज की समझदारी आप रखिए। ठीक है, और ये हमारा किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, जहां जहां स्पेस की रिक्वायरमेंट मैं आपको वहां बताते जा रहा हूं। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसकी? इंडिपेंडेंट बॉडीज की। किसकी? इंडिपेंडेंट बॉडीज की। इसके बारे में मैं आप चाहूंगा कि आप अभी इसको स्किप कीजिए। ठीक है ना, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं और आपको मैं आगे वाले वीडियोस में इसको ज्यादा अच्छे से एलाबोरेट करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में काफी एक डाइवर्स टॉपिक है। इसको मैं अगर छोटे पॉइंट पर निकालूं तो ये आपके लिए भी सही नहीं होगा, जस्टिसेबल नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो मैं इस चीज को अवॉइड करके आगे बढ़ रहा हूं। अगला पॉइंट क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। भारत के संविधान में किस चीज की बात की गई है? इमरजेंसी की। किसकी? इमरजेंसी की। और इमरजेंसी कितनी तरह की? 3 तरह की इमरजेंसी। एक नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। कौन सा? नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352। कौन सा? आर्टिकल 352। ठीक है, स्टेट यानी कि राज्य वाला जो इमरजेंसी है, किसमें? आर्टिकल 362 से लेकर, सॉरी वेट 356 और 365। कौन सा? 356 और 365, तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी। और इसी के तहत जो राज्य होते हैं उसमें क्या लगता है आपको? राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, आर्टिकल 356 और 365। और लास्ट की बात करूं मैं, कौन सा? आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि आर्टिकल 360 का उपयोग भारत में कितनी बार किया गया? तो आपको एक ही चीज याद रखना है, एक बार भी अभी तक नहीं लगा है। ठीक है ना, ये लगने का मतलब ये है कि अब कंडीशन क्या है? जर्जर स्थिति में जा चुका है। ठीक है ना, ये बल्कि लगा हुआ है आर्टिकल 352 लगा, आपने सुना भी होगा 1975 में जो इमरजेंसी लगा था 25 जून 1975 को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी के वीडियो के लिए ये काफी लेंथी हो जाएंगे। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा जा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 मिनट में वीडियो खत्म करूं। अच्छा, उसके बाद क्या वर्ड यूज किया गया है? 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट कहने का मतलब ये है कि भारत का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, 3 लेयर गवर्नमेंट में सबसे टॉप पे क्या है? सबसे टॉप पे हमारी सेंट्रल है, जिसके हम क्या बोलते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। वो उसके नीचे क्या है? स्टेट्स के क्या है? अपने अपने काउंसिल्स हैं, जैसे कि आपको विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 2 पॉइंट हो गए। लेकिन उसके बाद ये भी फेल किया गया, क्योंकि भारत जो है गांवों का देश है। किसका? गांवों का देश है। उस इतने नीचे लेवल तक जाने के लिए भी ये फेल किया गया कि भारत में एक ऐसे सिस्टम की जो जरूरत है जो गांवों को भी देख सके, छोटे छोटे शहरों को भी देख सके। उसके लिए क्या लाया गया भारत में? आपको ग्राम पंचायत। क्या लाया गया? ग्राम पंचायत। 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन से। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन से किसकी बात की गई? ग्राम पंचायत की। और 74वां से किसकी बात की गई? नगर पंचायत की, यानी कि जो शहरों को देख रेख करे। अभी मैं आपको ज्यादा इसके बारे में डिटेल अभी नहीं करूंगा, बस आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन से किसकी बात की गई थी? 3 लेयर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना, चलिए, 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया? 97वां
संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें आपको मैं दो चीज ऐड करना चाहूंगा। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 43 का बी। ठीक है, 43 का बी। आर्टिकल 43 के बी में किसके बारे में बात की गई है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए इसके बारे में डिटेल यहाँ दे रहा हूँ। आर्टिकल 43 का बी। और मैं पार्ट की अगर बात करूं तो पार्ट हमारा ये कौन सा है? 9 का बी। ठीक है, कौन सा पार्ट किसकी बात करूं मैं? 9 का बी। तो आपको ये दो चीज तो याद रखना है साथ साथ में। बाकी मैं आपको जब पार्ट स्पेशली करूंगा तो वहां पे इसको डील करूंगा। और मैं लास्ट में किसकी बात करता हूँ? जुडिशियल सुपरमेसी की। किसकी? जुडिशियल सुपरमेसी की। तो जुडिशियल सुपरमेसी के बारे में कहीं ना कहीं मैंने आपको ये चीज बात समझा दिया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। अच्छा, और लास्ट कौन सा पॉइंट है? ये जुडिशियल सुपरमेसी है, कौन सा? जुडिशियल सुपरमेसी है। ये कहां से लिया गया है? अमेरिकन सिस्टम से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिकन सिस्टम से। ये जरूर पूछा गया है। जो हमारा न्यायालय की सर्वोच्चता है, न्यायिक सर्वोच्चता है, जुडिशरी का जो सुपरमेसी है पूरे भारत में, ये अपने आप में पावरफुल अथॉरिटी होती है। आप लोगों ने जरूर वीडियोस वगैरह में कहीं ना कहीं रील्स में इस चीज को देखा होगा कि जब जज बोलते हैं तो वहां पे फिर किसी की आवाज नहीं निकलती है। तो ये जो पावर कहाँ दिया गया है? हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट में ही इसको प्रॉपर तरीके से एलाबोरेट किया गया है। जुडिशियल सुपरमेसी का नाम का भी एक टर्म होगा। तो मैंने कोशिश किया कि आपको शॉर्ट टाइम में इंडिया के सैलेंट फीचर्स को आपको डील करूं। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के थ्रू जाइए। मेरे मेरे वॉइस को जरा आराम से सुनिएगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे भी बताए हैं जो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक्स में वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये जैसे ही फेस्टिव वीक खत्म होता है मैं आपके साथ कंसिस्टेंटली मेंटेन रखूँ। ठीक है, ध्यान रखिए तब तक अपना। धन्यवाद।